बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकेंड के एमसीक्यू टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए, व्हाट डज द फील्ड ऑफ इथोलॉजी प्राइमरी स्टडी। ठीक है, इथोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो हमने आप लोग को बताया था कि बिहेवियर यूजुअली स्टडी अंडर नेचुरल कंडीशन। ठीक है, एनिमल्स के बिहेवियर का हम स्टडी करते हैं, वो भी नेचुरल कंडीशंस में, उसी को हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। तो इसमें क्या, इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, एनिमल बिहेवियर, क्योंकि इथोलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल्स के बिहेवियर का ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच टर्म रिफर्स टू द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर पार्टिकुलरली इन नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशंस में एनिमल्स का बिहेवियर का स्टडी करना क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया गया है। ठीक है, तो यदि आप इथोलॉजी की डिफिनेशंस को जानते होंगे कि एनिमल्स के एक जो होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं कि एनिमल्स के बिहेवियर का स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इथोलॉजी। तो यदि आप ये डिफिनेशन जानते होंगे तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये हमने आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड इंस्टिंक्ट बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे अच्छा इंस्टिंक्ट बिहेवियर को कौन डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें से, जो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, इंस्टिंक्ट बिहेवियर क्या, कौन सा बिहेवियर होता है, इसको हम इनेट बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा बिहेवियर जो कि क्या हो, हमें जन्म से ही मिला हुआ हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर। तो ऐसा बिहेवियर देखिए इसमें से कौन सा है, बिहेवियर डेट यहाँ पे रहेगा जेनेटिकली। ठीक है, बिहेवियर डेट इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। ऐसा बिहेवियर जो कि जेनेटिकली मिला हुआ है वो क्या होता है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहा जाता है। देखिए, बिहेवियर 2 टाइप्स का होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि बिहेवियर 2 टाइप्स का होता है। एक ऐसा बिहेवियर जो कि हमें जन्म से मिला हुआ है, जैसे कि इनेट या फिर इंस्टिंक्ट बिहेवियर। एंड दूसरा बिहेवियर होता है जो कि हम अपने पूरे लाइफ टाइम में प्राप्त करते हैं, कुछ गलतियां करके सीखते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लर्न बिहेवियर। तो आपसे इंस्टिंक्ट बिहेवियर के बारे में पूछा है, तो जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता रहता है, तो वो क्या रहता है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। ठीक है, तो जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इस, या फिर इसको हम इनेट बिहेवियर भी कह सकते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, हमने आप लोग को बताया कि इंस्टिंक्ट बिहेवियर कौन सा बिहेवियर होता है, जो कि हमें क्या मिला हुआ है, जेनेटिकली मिला हुआ है। तो बिहेवियर डेट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है, ऐसा बिहेवियर जो कि जेनेटिकली डिटरमाइन होता है वो क्या होता है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है या फिर इनेट बिहेवियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। वही चीज को घुमा घुमा के बार बार पूछा गया है कि जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है उसको आप किससे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि बिहेवियर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड एंड प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक है, जो कि जन्म से ही, ऐसा बिहेवियर जो कि हमें जन्म से ही मिला हुआ है, वो ऐसे बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफाइन लर्न बिहेवियर। आप लर्न बिहेवियर को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लर्न बिहेवियर कैसा होता है, जो कि हम क्या करते हैं, पूरे लाइफ टाइम में सीखते हैं, उस बिहेवियर को क्या कहते हैं, लर्न बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन सा लर्न बिहेवियर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी, बिहेवियर एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा बिहेवियर जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, उस बिहेवियर को कहा जाता है लर्न बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लर्न बिहेवियर। इसमें से लर्न बिहेवियर को आप कैसे जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, बिहेवियर डेट एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसा बिहेवियर जो कि आप एक्सपीरियंस करके प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं, वो बिहेवियर क्या होता है, लर्न बिहेवियर होता है। ठीक है, और बिहेवियर डेट इंस्टिंक्टिव एंड जेनेटिकली प्रोग्राम, ये कौन सा बिहेवियर हो गया, ये हो गया आप लोग का इंस्टिंक्टिव या फिर आप कह सकते हैं इनेट बिहेवियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एसोसिएटिंग लर्निंग। ठीक है, एसोसिएटिंग लर्निंग को आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो एसोसिएटिंग लर्निंग क्या होता है, लर्निंग दैट इन्वॉल्व फॉर्मिंग एसोसिएट बिटवीन स्टिमुलाई और बिहेवियर। देखिए, एसोसिएटिंग लर्निंग हमने आप लोग को पढ़ाया था कि हम इसमें क्या करते हैं कि दो अनरिलेटेड चीज़ों को क्या करते हैं, एसोसिएट करके सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया कि एक गर्म बर्तन है, ठीक है, समझिए, तो एक गर्म बर्तन है, इस पे आप क्या रख रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है, तो आप इस पे मान लीजिए इस पे हाथ रख रहे हैं। ठीक है, तो
आप क्या कर रहे हैं, इसमें ये जो गर्म बर्तन है इसको और अपना जो हाथ रखेंगे तो जो पेन होगा इसको, इन दोनों को रिलेट करके क्या सीखेंगे कि हमें कभी भी गर्म चीज़ों पे हाथ नहीं रखना है, नहीं तो उससे क्या होगा, हमें पेन होगा। तो इन जब दो चीज़ों को हम रिलेट करके कुछ सीखते हैं तो वो हमारे क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लर्निंग कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, लर्निंग दैट इन्वॉल्व फॉर्मिंग एसोसिएटिंग बिटवीन स्टिमुलाई और बिहेवियर। जब हम किसी भी स्टिमुलाई को क्या करते हैं, एसोसिएट करके हम जब सीखने की कोशिश करते हैं तो वही हमारी क्या होती है, एसोसिएटिंग लर्निंग होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ठीक है, तो हमने आप लोग को बताया था कंडीशनिंग जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, एक होता है ऑपरेट कंडीशनिंग। कंडीशनिंग टू टाइप की होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं कि हम दो स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिलेट करके सीखते हैं। एंड जो ऑपरेट कंडीशनिंग में इसमें क्या होता है कि हम रिवार्डेड एंड पनिशमेंट के माध्यम से सीखने का काम करते हैं। ये हमने आप लोग को बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, तो इसमें देखिए लर्निंग बाय फॉर्मिंग एसोसिएटिंग बिटवीन स्टिमुलाई। हम जब जो स्टिमुलाई है उसको एसोसिएट करके जब हम सीखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो स्टिमुलाई को लेते हैं जिसमें कि क्या होता है कि एक जो होता है न्यूट्रल स्टिमुलाई लेंगे, एक लेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस को। ठीक है, इन दोनों को रिलेट करके सीखने का काम करते हैं। इसमें हमने आप लोग को बताया था एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में पेओलो ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था जो कि डॉग पे दिया था। ठीक है, हमने आप लोग को इसको बहुत ही अच्छे से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये क्या है, तो देखिए जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है हम इसमें क्या करते हैं, रिवार्डेड एंड पनिशमेंट के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से यदि आप समझे तो मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि क्या करता है, अपने घर की सफाई करता है, तो उसके माता पिता उसको क्या करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, तो उसको क्या मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वो चीज़ क्या करता है, वो बार बार करना चाहेगा, मतलब उसको रिवार्ड किया जा रहा है तो वो बार बार करना चाह रहा है। वही यदि उसको मारा जाता तो वो चीज़ वो नहीं करता। तो रिवार्डेड एंड पनिशमेंट के माध्यम से वो सीखता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो किस में आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लर्निंग थ्रू यहाँ पे जो होता है रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट या फिर रिवार्डेड एंड पनिशमेंट के माध्यम से जब कोई भी सीखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें पूछा गया है व्हाट आर सर्केडियन राइडम्स। ठीक है, सर्केडियन राइडम्स क्या होता है, तो देखिए सर्केडियन राइडम्स जो होता है ये भी हमने आप लोग को बताया कि जो 24 आवर्स का ये एक साइकिल्स होता है। ठीक है, सर्केडियन राइडम्स जो होता है, ऐसा कोई भी बायोलॉजिकल जो इवेंट्स है जो कि क्या हुआ कि 24 आवर्स में दोहराया जा रहा है, वे क्या किसके अंतर्गत आता है, सर्केडियन राइडम्स के अंतर्गत आता है। जैसे कि स्लीप वेक साइकिल भी हमारा एक एग्जाम्पल है सर्केडियन राइडम्स का। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल राइडम्स विथ अ 24 आवर साइकिल्स। ठीक है, ये क्या होता है, 24 आवर्स का साइकिल्स होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए जिसमें पूछा गया है व्हाट कैरेक्टराइज टाइडल राइडम्स। टाइडल राइडम्स की विशेषता क्या है, तो टाइडल राइडम्स क्या होता है, टाइडल मतलब क्या होता है, जो लहरें आती है समुद्र में ना, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। तो उसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि ये हमारा 24 आवर्स में 2 बार इसको किया जाता है। ठीक है, ये भी एक बायोलॉजिकल राइडम्स होता है जो कि सिंक्रोनाइज्ड होता है विद टाइडल साइकिल के साथ। ठीक है, क्योंकि जो टाइडल साइकिल्स होता है ये क्या होता है कि 20 आवर्स में एक बार आता है। एक बार जो होती है कि जो बड़ी लहर होती है, बड़ी टाइड होती है, हाई टाइड वो आती है, एक बार लो टाइड आती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बायोलॉजिकल राइडम्स सिंक्रोनाइज्ड विथ टाइडल साइकिल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर लूनर राइडम्स। ठीक है, जो लूनर राइडम्स है ये क्या है, तो ये जो लूनर राइडम्स होता है ये होता है बायोलॉजिकल राइडम सिंक्रोनाइज्ड विथ लूनर साइकिल। जो कि लूनर साइकिल के साथ क्या होता है, जो बायोलॉजिकल राइडम सिंक्रोनाइज्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लूनर राइडम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें पूछा गया है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिचुएशन। हैबिचुएशंस के बारे में आप लोग से पूछा है तो हमने आप लोग को बहुत ही अच्छे से हैबिचुएशन बताया था कि जब क्या होता है कि सेम स्टिमुलस हमें बार बार मिलता है तो हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करना जब क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे को मान लीजिए यदि आप सिंपल भाषा में समझे तो किसी भी चीज़ के आप क्या करना, इग्नोर करना। ठीक है, वही होता है हैबिचुएशन, जिसको कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपका दोस्त आपको बार बार बुला रहा है लेकिन आप जब पूछ रहे हैं क्या बात है तो वो बता नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक टाइम के बाद उसको क्या करेंगे कि आप उस पे रिस्पॉन्स देना ही बंद कर देंगे। वो कितना भी बुलाए आप उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो वही क्या होता है, हैबिचुएशन की सेम स्टिमुलाई यदि हमें बार बार मिले तो हम उसके प्रति रिस्पॉन्स न करें। तो इसमें देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, देखिए लर्निंग थ्रू रिपीटेड एक्सपोज टू स्टिमुलस। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग के सिग्निफिकेंस के बारे में आपसे पूछा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का महत्व क्या है। ठीक है, तो हमने आप लोग को बताया कि कंडीशनिंग टू टाइप्स के होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं कि दो चीज़ों को क्या करते हैं, रिलेट करके हम क्या करते हैं, सीखते हैं, दो स्टिमुलस को रिलेट करके सीखने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है तो इट एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनिज्म एसोसिएट न्यूट्रल स्टिमुलाई विथ मीनिंगफुल स्टिमुलाई इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, जब हम क्या करते हैं कि दो स्टिमुलस को हम रिलेट करके कुछ भी सीखने का काम करते हैं, तो वो क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ हैबिचुएशन। इसमें एग्जांपल्स पूछा है हैबिचुएशन का, जो हमने आप लोग को बताया कि हम किसी भी सेम स्टिमुलाई के प्रति जब हम रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो वो होता है हैबिचुएशन। इसका एग्जांपल्स क्या होगा, द असी टर्टल नो लॉन्गर रिएक्ट टू टूरिस्ट वाल्किंग एलोंग द बीच। ठीक है, इसमें बताया गया है कि एक जो समुद्री टर्टल या समुद्री कछुआ है, ये क्या करता है कि जब बार बार टूरिस्ट वहाँ पे जो घूमने वाले होते हैं वे जब वहाँ पे उसको जाते हैं देखते हैं, तो उसके प्रति ये जो टर्टल है ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, क्योंकि बार बार वो जाते हैं, बार बार वो देखते हैं, तो वो उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो वो इसकी हैबिचुएशन का एग्जाम्पल्स है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ सर्केडियन राइडम्स। इसमें आपसे फिर पूछा गया है सर्केडियन राइडम्स का एग्जाम्पल्स क्या है, जो कि 24 आवर्स में दोहराया जा रहा है, उसके बारे में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, अ पर्सन फीलिंग मोर एवाक एंड अलर्ट ड्यूरिंग द डे टाइम्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ टाइडल राइडम्स। टाइडल राइडम्स के एग्जाम्पल्स के बारे में आपसे पूछा है, तो इसका देखिए, अ क्रेब फीडिंग ड्यूरिंग हाई टाइड एंड हीडिंग ड्यूरिंग लो टाइड। ठीक है, ये जो क्रेब है, जो कि केकड़ा है, ये क्या कर रहा है कि जब हाई टाइड आ रहा है, ठीक है, जब समुद्र में बड़ी वाली लहर आती है, तब ये क्या करता है, फीड यानी खाने का काम करता है, एंड हीडिंग छिप जाता है, जबकि क्या होता है, लो टाइड आती है तो वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, छिप जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्ले अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इथोलॉजी, जो कि इथोलॉजी में क्या किए हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं उसके विकास में। एंड द स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर्स में स्टडी किए हैं। एंड द रोल्स ऑफ इननेट एंड लर्न बिहेवियर। ठीक है, जिन्होंने कि इननेट और जो लर्न बिहेवियर्स होता है इसके बारे में क्या किया है, अच्छे से स्टडी किया है, तो उनके बारे में आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नैतिकता के विकास में विशेष रूप से जानवरों के व्यवहार के अध्ययन और जन्मजात और सीखे गए व्यवहारों की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप लोग को पता होगा कि बिहेवियर जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बिहेवियर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इननेट बिहेवियर, जो कि हमें क्या कहते हैं, जन्म से ही हमें पता रहता है, हम लोग सीखते नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता रहता है। और दूसरा होता है लर्न बिहेवियर, जो कि हम क्या करते हैं, पूरे लाइफ टाइम्स में क्या करते हैं, सीखते हैं, उसको हम कहते हैं लर्न बिहेवियर। तो इन दोनों के बारे में जिसने क्या किया था, स्टडी किया था, बताया था, उस साइंटिस्ट का आप लोगों से नाम पूछा है। ठीक है, तो वो कौन थे, उनका नाम है निकोलास टिनबर्ग। ठीक है, निकोलास टिनबर्ग ने इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें है हु इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, जो कि क्या किए हैं, एनिमल्स के बिहेवियर्स के बारे में रिसर्च किए हैं, पर्टिकुलरली जिन्होंने इम्प्रिंटिंग के बारे में बताया है। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी किसे कहते हैं, आप लोग को पता, हमने आप लोग को पढ़ाया था कि फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी कॉनरेड लॉरेंज को कहा जाता है। और इन्होंने इम्प्रिंटिंग के बारे में भी बताया था। इम्प्रिंटिंग जो कि हमने आप लोग को बताया कि क्या होता है, इन्होंने एक प्रयोग अपना किया था कि जो छोटा सा हंस का जो बच्चा होता है उसको लिए इन्होंने, और स्टार्टिंग के कुछ घंटों तक ले क्या किया कि उसको अपने तरीके से इम्प्रिंट किया। ठीक है, इम्प्रिंटिंग क्या होता है, एक ऐसा सेंसिटिव पीरियड होता है जिसमें कि क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उस सेंसिटिव पीरियड में सीखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्रिंटिंग कहते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से हमने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो इसमें वही पूछा, इम्प्रिंटिंग जो होता है इसने किसने बताया था, और फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी किसे कहा जाता है, तो कॉनरेड लॉरेंज जो हैं इनको इम्प्रिंटिंग का भी फादर कहा जाता है एंड फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो जी इथोलॉजी टर्म को किसने दिया था, ऑफ्टन रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर एंड डिसिप्लाइन। ठीक है, इथोलॉजी शब्द किसने गढ़ा, और इसे अक्सर अनुशासन के संस्थापक व्यक्तियों में से एक माना जाता है। तो ये कौन है, तो इनका नाम है अर्स्टन हैकेल।
ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इथोलॉजी शब्द को गढ़ा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी एंड इज नोन एज हिज रिसर्च द बिहेवियर ऑफ बर्ड पार्टिकुलरली गीज एंड डक। हमने आप लोग को बताया था इस वाले में, इस क्वेश्चन में हमने आप लोग को सेकेंड वाले में बताया था कि जो इम्प्रिंटिंग के बारे में बताया था उन्होंने गीज पे अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो यही चीज़ पूछा गया है इसमें भी। ठीक है, देखिए कि फाउंडर कौन है मॉडर्न इथोलॉजी के, तो हमने आप लोग को बताया कौन है, कोनरेड लोरेंज, जिन्होंने इम्प्रिंटिंग के बारे में बताया था। ठीक है, तो इम्प्रिंटिंग के बारे में इन्होंने बताया और इन्होंने अपना प्रयोग किस पे करके बताया, तो इन्होंने गीज और जो डक्ट है इस पे अपना प्रयोग किया कि शुरुआत में जो उसके अंडे रहते थे उसको अपने पास उन्होंने रखा। ठीक है, जब ये हैच होने वाला था तब। ठीक है, और जब ये हैच हुआ तो क्या किए कि शुरुआती के कुछ सेंसिटिव पीरियड होते हैं कुछ घंटों तक, तो उस समय क्या होता है कि ये जो इससे जो बच्चा निकलता है वो क्या करता है कि अपने पास जो भी देखता है, ठीक है, जैसे कि उसके यदि पेरेंट्स रहते हैं तो वो उसको उस हिसाब से उसको सिखाते हैं। तो ये जो कोनरेड लोरेंज थे इन्होंने क्या किया कि शुरुआती के कुछ समय उन्होंने अपने अनुसार इसे सिखाया तो वो उसी प्रकार से सीख गया था। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है इम्प्रिंटिंग। तो वही चीज़ इसमें पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा कोनरेड लोरेंज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया गया है हु कंडक्टेड रिसर्च ऑफ एनिमल्स कम्युनिकेशंस पार्टिकुलरली द डांस लैंग्वेज ऑफ बी एंड शेयर द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन इन 1973 फॉर दियर कंट्रीब्यूशंस ऑफ इथोलॉजी। किसने पशु संचार विशेष रूप से मधुमक्खियों का नृत्य भाषा पर शोध किया और नैतिकता में उनके योगदान के लिए 1973 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार साझा किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।